नमस्कार साथियों। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन क्या है? प्रजामंडल आंदोलन शब्द से तो आप परिचित हैं। प्रजा का मंडल क्या होता है? देखो, प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत क्यों करनी पड़ी, किसने की, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ। तो राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई और प्रजामंडल क्या है? तो प्रजामंडल एक शब्द लिया गया कि पुराने समय में जब भारत शासन अधिनियम 1919 चलता था, 1935 चलता था, उस समय राज्य का और केंद्र का दोनों का शासन एक कैबिनेट के द्वारा चलता था, जिसको कहते थे वायसराय की परिषद। वायसराय या गवर्नर जनरल पूरे जो अंग्रेजी हुकूमत होती थी उसका मुखिया होता था, और उसके पास एक परिषद होती थी जिसमें 10-12 लोग होते थे। वो पूरे देश को और सभी राज्यों को गवर्न करते थे। तो वायसराय या गवर्नर जनरल की परिषद का वैकल्पिक मंत्रिमंडल के रूप में प्रजामंडल शब्द गांधी जी ने निकाला। तो गांधी जी ने कहा कि जब प्रजा के ऊपर शासन करना है तो प्रजा को ही अपना एक मंडल बनाकर, कैबिनेट बनाकर शासन करना चाहिए। तो कैबिनेट प्रणाली जो अंग्रेजों के द्वारा चलाई जा रही थी, वैसी हर राज्य में राजा के अधीन एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए प्रजामंडल शब्द का उपयोग गांधी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, ये प्रजामंडल को मैंने परिभाषित किया है कि राजा की छत्र छाया में, जिस जगह पे आपकी रियासत है वहां के राजा की छत्र छाया में एक उत्तरदायी शासन, जिसकी जवाबदेही हो, हर चीज में, हर कार्य में वो जवाबदेह शासन हो, ऐसे उत्तरदायी शासन की स्थापना करना प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य था। और प्रजामंडल प्रजा के ही सदस्यों के द्वारा मिलकर एक मंडल बनाया जाता था, कैबिनेट बनाई जाती थी, जो पूरे राज्य में शासन की नीतियों को निर्धारित करती थी। कांग्रेस की स्थापना, जैसा कि आपने पढ़ रखा है, 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। एक अंग्रेजी शासक ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। तो इस कांग्रेस का हर साल होता था अधिवेशन, जिसको वार्षिक अधिवेशन कहते थे। हरिपुरा अधिवेशन हुआ 1948 में। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में हर जगह प्रजामंडल की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि शुरुआत 1938 से पहले ही हो गई थी प्रजामंडल की स्थापना की, पर सन 1938 को प्रजामंडल वर्ष कहा जाता है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में हर जगह राजा के शासन को चलाने के लिए प्रजामंडलों का गठन होने लगा। राजस्थान में पहला प्रजामंडल का गठन जयपुर के अंदर हुआ। जयपुर में कर्पूर चंद पाटनी नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने 1931 में ही प्रजामंडल की स्थापना कर दी थी, क्योंकि ये शब्द 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था तब से प्रजामंडल शब्द का प्रचलन आ रहा था। तो जयपुर में कपूर चंद ठाकुर नहीं, कपूर चंद पाटनी है, ये पटनी लिख दिया गया, कपूर चंद ठाकुर इसलिए मुंह से निकल गया क्योंकि अभी बिहार के कपूर चंद ठाकुर को भारत रत्न मिला है, इसलिए वो मुंह से निकल गया। कपूर चंद पाटनी नाम के ये व्यक्ति थे। कपूर चंद पाटनी ने 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। तो राजस्थान में प्रथम प्रजामंडल जयपुर में बना था। उसके बाद 1936 के में इस प्रजामंडल का पुनः गठन किया जमनालाल बजाज ने, जो गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से जाने जाते थे। जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री, इन दोनों ने मिलकर जयपुर के प्रजामंडल का दोबारा से गठन किया 1936 में, 1936 में। हीरालाल शास्त्री से आप परिचित हैं। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, नॉमिनेटेड सीएम के रूप में हीरालाल शास्त्री को जाना जाता है। वनस्थली विद्यापीठ पीठ इनकी पत्नी के द्वारा ही बनाया गया था, रत्ना शास्त्री के द्वारा। दूसरा सबसे जो प्रभावी हमारा राज्य का एक रियासत हुआ करती थी वो मेवाड़, और काफी बड़ी रियासत थी और प्रभावी रियासत थी। तो मेवाड़ का प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 को, ये 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के नाम से मनाया जाता है। इस दिन माणिक्य लाल वर्मा ने, ठीक है, माणिक्य लाल वर्मा ने इसकी स्थापना की थी, और बलवंत राय मेहता को इस मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। बलवंत राय मेहता को जानते हो, ये स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज के जनक कहा जाते हैं, बलवंत राय मेहता। ठीक है,
उसके बाद शाहपुरा के प्रजामंडल की बात करते हैं। शाहपुरा प्रजामंडल रमेश चंद ओझा और लादूराम व्यास, रमेश चंद ओझा और लादूराम व्यास के द्वारा स्थापना की गई। और सबसे पहले यहीं पे उत्तरदायी शासन की स्थापना की शुरुआत शाहपुरा से ही हुई थी, कि शाहपुरा में सबसे पहले अच्छा शासन स्टेब्लिश किया गया रमेश चंद ओझा और लादूराम व्यास के द्वारा। जैसलमेर प्रजामंडल की बात करें तो ये कुछ प्रजामंडल है जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी। वहां का राजा नहीं चाहता था कि मेरे पास एक कैबिनेट हो जो जनता के द्वारा चुनी जाए और वो कैबिनेट मेरे फैसले ले, इसलिए वो कभी भी प्रजामंडल का स्थापना नहीं होना देना चाहता था। तो जैसलमेर की प्रजामंडल की स्थापना मिट्ठालाल व्यास द्वारा की गई। और जो जैसलमेर से भागकर जोधपुर में आए तो इन्होंने जैसलमेर से बाहर स्थापना की जोधपुर के अंदर। ठीक है, जैसलमेर प्रजामंडल की। जोधपुर प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जय नारायण व्यास, ठीक है, इसमें राजस्थान का शेर कहा जाता है जय नारायण व्यास को, लॉयन ऑफ राजस्थान। तो इनके द्वारा 1934 में जय नारायण व्यास के द्वारा जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। और भंवरलाल सर्राफ इनके साथ थे। ठीक है, इन्होंने चौपाफनी चौक है कोई जोधपुर में, वहां पर तिरंगा फहराया था। ठीक है, 1934 में भंवरलाल सर्राफ के द्वारा। बीकानेर प्रजामंडल मघाराम वेद मेघाराम वेद के नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने कलकत्ता जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना थी की, क्योंकि यहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना नहीं करने दे रहे थे राजा। तो कोलकाता के अंदर मेघाराम वेद ने जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। और प्रजामंडल का काम यही था कि उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए संघर्ष करना। राजा मान जाता है ठीक है, नहीं तो राजा से संघर्ष करना होता था। कोटा का प्रजामंडल, ठीक है, यह हारडोटी प्रजामंडल के नाम से भी जानते हैं इसको। इसकी स्थापना नैनूराम शर्मा ने की। ठीक है, हारडोती प्रजामंडल इसको लिख लो, हारडोती प्रजामंडल। ठीक है, उसके बाद सबसे आखिर में सिरोही प्रजामंडल की बात करते हैं। गोकुल भाई भट्ट, जिनको गांधी जी का पुत्र माना जाता है, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई। हमने गोकुल भाई भट्ट को इससे पहले भी पढ़ा था कि माउंट आबू को और दिलवाड़ा जो क्षेत्र आता है माउंट आबू से जुड़ा हुआ, उनको गुजरात या बम्बे राज्य में से निकाल के 7वें चरण में राजस्थान में शामिल कराने के लिए सबसे ज्यादा इन्हीं के द्वारा आंदोलन चलाया गया। ये सिरोही के माउंट आबू के पास के किसी गांव के रहने वाले थे। तो गोकुल भाई भट्ट गांधी जी के पुत्र के नाम से जाने जाते हैं और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो प्रजामंडल क्या होता है, किसी राजा के अधीन उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए एक कैबिनेट टाइप का बनाया जाता है। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में इसको की शुरुआत की गई। प्रजामंडल की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था। और 1938 को प्रजामंडल का वर्ष भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रजामंडल इसी वर्ष गठित हुए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जनगणना की। ठीक है, जनगणना 2011। जनगणना संविधान के उद्देश्य से देखें तो ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची नंबर 5 संघ सूची है। संघ सूची का विषय है जनगणना। तो कुल मिला के संसद के पास जनगणना कराने का अधिकार है, केंद्र सरकार के अधिकार के अधीन आता है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के नाम से मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत के अंदर सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना कराई गई। हालांकि चाणक्य की अर्थशास्त्र में भी जनगणना का उल्लेख, शब्द का उल्लेख किया गया है, पर देखा जाए तो भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो हुआ करते थे यहाँ के वायसराय। ठीक है, तो इनके द्वारा सर्वप्रथम जनगणना कराई गई। पर अब व्यवस्थित रूप से मैनेजमेंट के हिसाब से पूरा व्यवस्थित रूप से कराने का श्रेय जाता है 1881 में कराई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन ने 1881 में व्यवस्थित रूप से पहली जनगणना इंडिया की करवाई। राजस्थान की जनगणना की बात करें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या 685 करोड़ है। ठीक है, 6.85 करोड़, 6 करोड़ 85 लाख इसको लिख सकते हो। ठीक है, 6 करोड़ 85 लाख। तो ये
आंकड़ा है जनगणना क्या कि हमारे 6,85,00,000 राजस्थान के अंदर 2011 की जनगणना में प्राप्त हुए। 2021 में जनगणना होनी थी, मोदी सरकार ने नहीं करवाई, 2026 में करवाएंगे और उन आंकड़ों के हिसाब से लोकसभा राज्यसभा की सीटों में परिवर्तन करेंगे। इनकी एक रणनीति के हिसाब से इन्होंने जनगणना को रोक रखा है। ठीक है, 52% पुरुष, जो हमारे 6,85,00,000 लोगों में से 52% पुरुष थे, 48% महिला थी। ठीक है, 4% का ये अंतर आता है दोनों में, महिला और पुरुष में। ठीक है, तो 52% पुरुष और 48% महिला। बात करते हैं लिटरेसी रेट की कि जन साक्षरता दर कितनी है, तो पूरे राजस्थान की ओवरऑल साक्षरता दर की बात करें तो 66.1% राजस्थान की साक्षरता दर है, जिनमें से पुरुष साक्षरता की बात करें तो 79.2%, 79.2% पुरुष साक्षरता है। और महिला साक्षरता की बात करें तो 52.1% महिला साक्षरता दर है राजस्थान के अंदर। हर 100 में से 79 पुरुष साक्षर हैं और हर महिलाओं में से 52% महिलाएं साक्षर है। ये साक्षरता दर प्रदर्शित करती है। ओवरऑल देखो तो 66.1% राजस्थान की साक्षरता दर है। जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाले अगर शहरों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जयपुर में है, 67 लाख जनसंख्या, 36 लाख जोधपुर में और 36 लाख ही अलवर में। थोड़ा बहुत 20-30 हजार का फर्क है, जोधपुर 20-30 हजार ज्यादा है। तो जयपुर 67 लाख, 36 लाख और 36 लाख, तीनों टॉप जनसंख्या वाले शहर हैं, जयपुर, जोधपुर और अलवर। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जैसलमेर में लगभग 7 लाख के आसपास, इससे थोड़ी सी ज्यादा 7.5-8 लाख के आसपास प्रतापगढ़ में, और 10 लाख से थोड़ा कम सिरोही के अंदर। तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही तीनों न्यूनतम जनसंख्या वाले राजस्थान के जिले हैं। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, जोधपुर, अलवर, न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात देखो, नए जिलों की अभी जनसंख्या वगैरह डिसाइड, जनगणना नहीं हुई तो उनकी जनसंख्या डिसाइड नहीं हुई है। अभी नए जिले रहेंगे नहीं रहेंगे, बीजेपी सरकार रिव्यू कर रही है, तो उसके बारे में आंकड़े आपसे नहीं पूछे जाएंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पे, देखो ये लिंगानुपात में चर्चा कर लेता हूँ कि लिंगानुपात क्या होता है। प्रति हजार पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, तो 1,000 पुरुषों पे 2011 की जनगणना के समय 928 महिलाएं थी, वर्तमान में 1,000 पुरुषों पे 933 महिलाएं हैं। तो ये लिंगानुपात है, 928 1,000 पुरुषों पे इतनी महिलाओं का रेशो है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें, ठीक है, ये भ्रूण हत्या वगैरह से, जो बालिकाओं का भ्रूण हत्या कर दी जाती है उससे रिलेटेड मैटर्स हैं। डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, जो सबसे कम साक्षर जिले हैं, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, यहाँ पर सर्वाधिक ज्यादा लिंगानुपात होता है। रीजन से कि यह ज्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, दुरापा, तीनों को देख लेना, डूंगरगढ़, राजसमंद, पाली, इनका सर्वाधिक लिंगानुपात है। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो धौलपुर, जैसलमेर और करौली, धौलपुर, जैसलमेर और करौली, इन जगह पर न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। साक्षरता दर की बात करो तो सर्वाधिक साक्षरता देखी जाए तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू में। कोटा सबसे ज्यादा शिक्षित, उसके बाद जयपुर, उसके बाद झुंझुनू। और न्यूनतम साक्षरता की बात करो तो जालौर, सिरोही और प्रतापगढ़ न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत रखते हैं। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता कोटा, जयपुर, झुंझुनू, न्यूनतम जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़। पुरुष साक्षरता का भी सेम ही जिले रहेंगे कि पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक देखो तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू, न्यूनतम देखो तो जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़। सर्वाधिक महिला साक्षरता में इन जिलों का सीक्वेंस बदल जाता है। कोटा के बाद ये टाइपिंग एरर है, सबसे पहले झुंझुनू आएगा, उसके बाद कोटा, फिर जयपुर। ठीक है, महिला साक्षरता में झुंझुनू नंबर 1 पर है अभी, झुंझुनू, फिर कोटा, फिर जयपुर। ठीक है, टाइपिंग एरर है, देख लेना। आपसे पूछेगा कि तो 3 सब महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, आपको वो बताना है। पूरे राजस्थान की जनसंख्या में अनुसूचित जाति एससी का प्रतिशत देखें तो कुल जनसंख्या का 17.83% एसटी है, इसलिए एसटी को 17.50% आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, कुल जनसंख्या का 17% ही आरक्षण, एसटी को 17% आरक्षण मिला हुआ है, क्योंकि कुल जनसंख्या में इनका अनुपात 17.
एससी को 17.83% है। एसटी की जनसंख्या में अनुपात देखो तो 13.48% है। इनको शायद 12.50 का आरक्षण मिला हुआ है। जनसंख्या अनुपात 13.48% है। तो कुल जनसंख्या का 17.83% एससी अनुसूचित जाति और 13.48% अनुसूचित जनजाति एसटी है। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो हर साल जनसंख्या हर 10 साल में 21% के हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है, तो 10 की दर हर 10 वर्ष में होती है। उस 10 की दर की बात करें तो 21% है। जितनी 6.85% है, ये भी अब अगर 2021 की बात करें तो ये 21% के रेशो से फिर बढ़ती और लगभग 1.5 करोड़ जनसंख्या और ऐड हो जाती। तो 21% हमारा जनसंख्या वृद्धि दर है हर 10 साल का। जनसंख्या घनत्व, घनत्व का मतलब है कि यह राजस्थान है और राजस्थान के 1/1 किलोमीटर के एरिया में 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा एक एरिया है। उसके अंदर कितने व्यक्ति औसतन रहते हैं? 200 व्यक्ति। किसी जगह ज्यादा हो सकता है, जैसे जयपुर है घनत्व ज्यादा है और 550 के आसपास का घनत्व है। पर जैसलमेर में जाओगे तो वह 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो राजस्थान का औसत अगर जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लिंगानुपात पे हमने चर्चा कर ली कि 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष का निकाला जाता है। ठीक है, 0 से 6 वर्ष का के बीच का शिशु लिंगानुपात निकाला जाता है। 888 बालिकाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पे। ठीक है, लिंगानुपात दिनों दिन घटता जा रहा है, भ्रूण हत्या वगैरह, इसलिए बेटी बचाओ वगैरह अभियान चला रखे हैं। तो 1000 पुरुषों पे 888 शिशु लिंगानुपात है वर्तमान में। ठीक है, तो हमने जनसंख्या, जनगणना के आंकड़े पढ़े और इससे पहले प्रजामंडल आंदोलन पढ़ा। आज के लिए ठीक है, इतना ही। धन्यवाद। हरिओम।